नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम वर्ष द्वितीय पाठ्यक्रम की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हमारे द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी नाट्य साहित्य के अंतर्गत पाठ्यक्रम में निर्धारित नाटक ध्रुवस्वामिनी के विषय पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद के नाटक संस्कृति और राष्ट्र गौरव से अनुप्राणित माने जाते हैं तथा इनका अंतिम नाटक ध्रुवस्वामिनी है, जिसका कि रचना काल 1933 है तथा इस नाटक में प्रसाद जी ने उस समय पर पुनर्विवाह तथा अनमेल विवाह आदि ज्वलंत समस्याओं को उठाया है। प्रस्तुत नाटक हमारे सामने स्त्री के अधिकारों की उद्घोषणा करता है तथा जयशंकर प्रसाद की विचारधारा से हमें अवगत कराता है। तो ध्रुवस्वामिनी नाटक, जो कि ऐतिहासिक नाटक की श्रेणी में आता है, 3 अंकों का नाटक है, जिसमें कि लिच्छवी सम्राट की पुत्री ध्रुवस्वामिनी के जीवन की कथा वर्णित है। प्रस्तुत नाटक में गुप्त काल के गौरव आर्य समुद्रगुप्त की विश्व विजय द्वारा ध्रुवस्वामिनी उन्हें उपहार में प्राप्त होती है और किस तरह राजनीतिक छलछंद, राजनीति की घृणित चालें ध्रुवस्वामिनी को उसके महत्व से दूर कर देती हैं, उसके जीवन को विषमय बना देती हैं। घात प्रतिघातों का कुचक्र सामने आता है और किस तरह ध्रुवस्वामिनी उनसे मुक्ति पाती है, यह इस नाटक का वर्ण विषय है। तो चलिए देखते हैं नाटक ध्रुवस्वामिनी। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न श्री जयशंकर प्रसाद हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। इन्होंने भारत के अतीत गौरव को अपने नाटकों का विषय बनाया है तथा नाटक की कथा वस्तु प्रायः इतिहास से ही प्राप्त की है, इसीलिए इन्हें ऐतिहासिक नाटककार भी कहा जाता है। इनके प्रमुख नाट्य रचनाएं हैं सज्जन, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, विशाख, राजश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, कल्याणी परिणय आदि। ध्रुवस्वामिनी इनकी अंतिम नाट्य कृति मानी जाती है। ध्रुवस्वामिनी उनकी बहुचर्चित नाट्य कृति है, जिसकी कथा वस्तु गुप्त वंश के यशस्वी सम्राट समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त के काल से संबंधित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इतिहास में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था तथा अपनी वीरता के लिए अत्यंत प्रसिद्ध थे वे। उनका पुत्र चंद्रगुप्त भी अपने ओजस्वी चरित्र तथा पराक्रम के लिए इतिहास प्रसिद्ध था। नाटक की भूमिका में प्रसाद जी ने इस नाटक की ऐतिहासिकता के प्रमाण भी दिए हैं कि उन्होंने जिस घटना को वर्णित किया है वो इतिहास सम्मत है, काल्पनिक नहीं है। उनके अनुसार विशाख दत्त द्वारा रचित संस्कृत के नाटक देवी चंद्रगुप्त में यह घटना अंकित है, जिसमें ध्रुवस्वामिनी का पुनर्विवाह चंद्रगुप्त के साथ हुआ बताया गया है। 7वीं सदी में बाणभट्ट ने भी अपने ग्रंथ हर्षचरित में लिखा है कि चंद्रगुप्त का परिकलन, कामुक शकराज को मारना और ध्रुवस्वामिनी का पुनर्विवाह इत्यादि के ऐतिहासिक सत्य होने में कोई संदेह नहीं रह गया है। शकराज से गुप्त वंश का यह युद्ध इतिहासकारों के अनुसार 374 ईस्वी पूर्व से 380 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ था। नाटक की मूल घटना यद्यपि ऐतिहासिक है, तथापि नाटककार ने इसमें कल्पना का समावेश भी किया है। नाटक के कुछ पात्र जैसे कि चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, रामगुप्त, शकराज, शिखर स्वामी आदि पूर्णतः ऐतिहासिक पात्र हैं, जबकि कोमा, मिहिरदेव और मंदाकिनी आदि कल्पना प्रसूत पात्र हैं, जिनकी रचना
शकराज के अनैतिक आचरण को पुष्ट करने के उद्देश्य से की गई है। समग्रता कहा जा सकता है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रसाद जी ने इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय किया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के स्मरणीय बिंदु, हम देखते हैं कि ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी का ऐतिहासिक नाटक है। ध्रुव स्वामिनी में गुप्त काल की कथा वर्णित है। ध्रुव स्वामिनी नाटक नायिका के नाम पर आधारित है, अर्थात इसका नामकरण प्रसाद जी ने नायिका के आधार पर किया, जो कि उस युग की युगांतकारी घटना थी कि स्त्री के नाम के आधार पर नाटक का नामकरण इससे पहले प्रचलन में नहीं था। इस नाटक में यदि हम नायक के विषय में प्रश्न करें तो चंद्रगुप्त नाटक का नायक है। यद्यपि ध्रुव स्वामिनी का विवाह रामगुप्त से हुआ था, परंतु चरित्र की दृष्टि से और घटनाओं की दृष्टि से अंत में चंद्रगुप्त ही नाटक के रूप में नायक के रूप में सामने आता है। इस नाटक में 3 अंक हैं। इस नाटक में 4 गीतों की योजना की गई है। इस नाटक में अनमेल विवाह व पुनर्लग्न की समस्या को उठाया गया है। इस नाटक में रामगुप्त, शिखर स्वामी तथा शकराज आदि खल पात्र हैं। इस नाटक के माध्यम से प्रसाद जी ने नारी के अधिकारों की आवाज उठाई है। इस नाटक की भाषा के विषय में यदि हम देखें तो शुद्ध संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जो कि ऐतिहासिक वातावरण को पूर्णतः प्रस्तुत करने की दृष्टि से तर्कसंगत है। अब हम देखते हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा वस्तु किस प्रकार की है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा वस्तु संक्षिप्त, रोचक और गतिशील है। घटनाओं को अनावश्यक रूप से खींचा नहीं गया है। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने द्वितीय पुत्र चंद्रगुप्त को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया है और उस विवाह से जीते हुए राजा की कन्या ध्रुव स्वामिनी से निश्चित किया। चंद्रगुप्त का बड़ा भाई रामगुप्त अयोग्य, विलासी एवं मद्यप था, किंतु समुद्रगुप्त की मृत्यु के उपरांत शिखर स्वामी नामक षड्यंत्रकारी अमात्य के सहयोग से रामगुप्त राज्य का उत्तराधिकारी बन जाता है और ध्रुव स्वामिनी से विवाह भी कर लेता है। चंद्रगुप्त पारिवारिक विग्रह की आशंका से शांत रहता है और स्वयं अपनी वाग्दत्ता पत्नी को किसी दूसरे की पत्नी बनते देखता रह जाता है। चंद्रगुप्त को रामगुप्त छल से राज्य से बाहर कर देता है, अर्थात उसको वो विद्रोह को दबाने के उद्देश्य से राज्य से बाहर कर देता है ताकि वो ध्रुव स्वामिनी को पूर्णतः अपने अधिकार में ले सके। तथा चंद्रगुप्त के जाने के पश्चात रामगुप्त सेना लेकर दिग्विजय के लिए निकल पड़ता है। इस समय शकराज से गुप्त साम्राज्य का युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में शकों की स्थिति बेहतर थी। शकराज जब इनके शिविर को चारों ओर से घेर लेता है, तब रामगुप्त के पास मंत्री यह सूचना लेकर आता है। रामगुप्त को जब ये पता चलता है कि वह शकों से घिर चुका है और शकराज ने संधि प्रस्ताव भेजा है, जिसके अनुसार या तो उसे युद्ध करना है या अपनी पत्नी और सामंतों के लिए गुप्त सरदारों की पत्नियों को भेजना है, तो वो बिना किसी विषाद के, बिना किसी दुख के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और युद्ध करने की अपेक्षा ध्रुव स्वामिनी को, अर्थात अपनी वाग्दत्ता पत्नी को शकराज को उपहार के रूप में भेजना स्वीकार कर लेता है। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से अपनी रक्षा की प्रार्थना करती है, अपने कुल गौरव को बचाने की अनुनय विनय करती है, परंतु रामगुप्त अपनी निर्लज्जता प्रदर्शित करते हुए कायरों की भांति अपनी प्राण रक्षा के लिए शकराज के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और उसकी एक ही बात नहीं सुनता है। ध्रुव स्वामिनी का आत्मगौरव जागृत होता है और वह शक शिविर में जाने के लिए स्पष्ट इनकार कर देती है। वह कह उठती है कि यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो तुम मुझे बेच भी नहीं सकते।
वह आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत होती है। उसी समय चंद्रगुप्त, जिसने कि अपनी एक गुप्तचरी मंदाकिनी को महल में छोड़ रखा था, जिससे कि वह प्रत्येक वस्तु स्थिति का ज्ञान उसे देती रहे, जब उसे पता चलता है कि ध्रुवस्वामिनी संकट में है, तो वो उसी समय जबकि ध्रुवस्वामिनी आत्महत्या के लिए कटार निकालती है, वहाँ प्रस्तुत हो जाता है तथा ध्रुवस्वामिनी से कारण पूछता है। और जब ध्रुवस्वामिनी रामगुप्त के निर्णय से अवगत कराती है, तब चंद्रगुप्त अवाक रह जाता है। चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामिनी के स्थान पर स्वयं स्त्री वेश धारण करके सकराज के दुर्ग में जाने का निश्चय करता है। तब ध्रुवस्वामिनी भी चंद्रगुप्त के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों सकराज के शिविर में जाते हैं और वहाँ सकराज के शिविर में जाकर चंद्रगुप्त साहसपूर्ण युद्ध करते हुए उसकी हत्या कर देता है। इससे पूर्व सकराज को उसकी प्रेमिका कोमा भी समझाती है कि तुम्हें राजनीति और अपनी जीवन को अलग अलग रखना चाहिए। किसी स्त्री का मान भंग करके प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त की जाती है। ध्रुवस्वामिनी को उपहार में नहीं मांगना चाहिए। राजनीति से भी बड़ी नीति होती है, जिसका आश्रय छोड़ने पर व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है। उसके पिता, कोमा के पिता, जो कि शकराज के गुरु भी हैं, मिहिरदेव, वे भी उसे समझाते हैं, किंतु शकराज उन सबका तिरस्कार करता है और कोमा के प्रेम को भी ठुकरा देता है। इसका नतीजा ये होता है कि शकराज चंद्रगुप्त द्वारा मारा जाता है। शकदुर्ग पर अधिकार कर लेने का समाचार सुनकर रामगुप्त के सैनिक वहां पहुंचकर क्रूरता प्रदर्शित करते हुए मारकाट करते हैं तथा शकराज के शिविर की स्त्री और बच्चों तक को नहीं छोड़ते, उसके सारे सैनिकों को मार देते हैं। कोमा और उसके पिता की भी हत्या वे कर देते हैं। ध्रुवस्वामिनी को ये पता होता है तो वह अत्यंत क्रुद्ध होती है। उधर रामगुप्त वापस आकर ध्रुवस्वामिनी पर अपना अधिकार जताता है। ध्रुवस्वामिनी क्लीव और का पुरुष को अपना पति स्वीकार कर देने से मना कर देती है। ध्रुवस्वामिनी की प्रेरणा पर चंद्रगुप्त अपने भाई का मुखर विरोध करता है और ध्रुवस्वामिनी रामगुप्त जैसे क्लीव को अपना पति मानने से इनकार कर देती है। फलतः रामगुप्त धर्म परिषद का आह्वान करता है और पुरोहित को बुलाकर स्थिति स्पष्ट करना चाहता है। पुरोहित आता है और संपूर्ण घटना से अवगत होने के बाद वो अपना निर्णय देते हुए कहता है कि विवाह की विधि ने देवी ध्रुवस्वामिनी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पददलित नहीं किया जा सकता। यह रामगुप्त गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राजकिल्वसी क्लीव है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त को गुप्त साम्राज्य के राज सिंहासन से भी वंचित कर दिया जाना चाहिए। रामगुप्त किसी भी दृष्टि से ध्रुवस्वामिनी और राज्य दोनों के ही अधिकार को पाने योग्य नहीं है। फलतः चंद्रगुप्त राजा बनता है और उसका पुनर्विवाह ध्रुवस्वामिनी से कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रसाद जी ने इस नाटक के माध्यम से क्या प्रश्न उठाया है। उन्होंने यह प्रश्न उठाया है कि यदि किसी स्त्री को किन्हीं परिस्थितियों वश ऐसे पुरुष से बांध दिया जाता है जो उसके योग्य नहीं है, तो उसको उस पुरुष से मुक्ति पाने का अधिकार है या नहीं। यदि विवाह से स्त्री के चरित्र की रक्षा नहीं हो सकती, उसके मान मर्यादा की रक्षा नहीं हो सकती, तो ऐसा विवाह और ऐसा पति उसके किसी भी काम का नहीं है। उसे पूर्णतः अधिकार है अपने जीवन में ऐसे विवाह को तोड़ने का। इस तरह अनमेल विवाह तथा पुनर्लग्न की समस्या को प्रसाद प्रश्न के रूप में इस नाटक के माध्यम से सामने लेकर आते हैं। प्रसाद के नाटक में कोई ना कोई महान उद्देश्य अवश्य होता है।
चंद्रगुप्त नाटक में वे प्रांतीयता का विरोध करके एक छत्र साम्राज्य स्थापना का स्वप्न देखते दिखाई देते हैं। स्कंदगुप्त में वे संप्रदायवाद को ललकारते हैं। अजातशत्रु में जहाँ ग्रह कलह को शांत करना उनका उद्देश्य रहा है, वहीं ध्रुव स्वामिनी वे नारी अधिकारों की औचित्यपूर्ण मांग को लेकर सामने आते हैं। ध्रुव स्वामिनी में नारी पुरुष से निरादृत, अपमानित, पददलित और दयनीय जीवन लेकर उपस्थित होती है। वह ध्रुव स्वामिनी के रूप में अपनी रक्षा और अधिकारों के लिए विद्रोह कर उठती है। वह चाहती है कि अपना गौरवपूर्ण समानता का अधिकार उसे मिले। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से निरादृत और अपमानित है। रामगुप्त से सकराज की अंकशायनी बनाने का भी निश्चय कर चुका है। इसे वह चुपचाप सहन नहीं कर सकती। वह अपने अधिकारों के लिए जागरूक होकर ललकार उठती है, अपनी रक्षा स्वयं करने के लिए प्रस्तुत हो जाती है और कह उठती है कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। यह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते। वो कह उठती है कि मैं उपहार में देने की शीतल वस्तु मणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त की तरल लालिमा है और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मैं स्वयं अपना बलिदान देने के लिए प्रस्तुत हूँ। इस तरह हम देखते हैं कि प्रसाद जी जहाँ नारी के लिए उसके अधिकारों को देने के पक्ष में थे, वहाँ वे विश्व कल्याण के लिए भी त्याग, सेवा, प्रेम और करुणा की प्रतिष्ठा चाहते हैं। इसीलिए वे कोमा के द्वारा ध्रुव स्वामिनी को भी फटकार दिलवाते हैं। कोमा ध्रुव स्वामिनी से कहती कि रानी, तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यथा न समझोगी? आज तुम्हारी विजय का अंधकार तुम्हारे शाश्वत स्त्रीत्व को ढक ले, किंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली जलती है, जली होगी अवश्य। तुम्हारे भी जीवन में वह आलोक का महोत्सव आया होगा जिसमें हृदय हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है, उदार बनता है और सर्वस्व दान करने का उत्साह रखता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रसाद जी अपने भावुक विचारों को भी अपने नाटकों के माध्यम से पाठकों के मन में उतारने का प्रयास करते हैं। ध्रुव स्वामिनी में नारी कल्याण के लिए ही उन्होंने धर्मशास्त्र की पृष्ठभूमि में विवाह विच्छेद और पुनर्विवाह का समर्थन किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ध्रुव स्वामिनी नारी प्रधान नाटक है। इस नाटक में मानव जीवन के दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक पक्ष को उद्घाटित करते हुए नाटककार ने भारत के गौरव, भारतीय संस्कृति को उजागर करके अपनी रचना कौशल का अपूर्व परिचय दिया है। प्रसाद जी के मन में नारी के प्रति अटूट श्रद्धा थी, इसलिए इस नाटक के द्वारा उन्होंने नारी के अधिकारों की मांग की है तथा नारी जीवन की विविध समस्याओं को उभारा है। नाटककार अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्णतः सफल रहा है तथा अतीत के पट पर वर्तमान के चित्र को अंकित करने में भी पूर्णतः सिद्धहस्त रहा है। नारी जीवन से जुड़ी समस्याओं को प्रस्तुत करने में वह पूर्णतः सफल रहे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ध्रुव स्वामिनी जो कि ऐतिहासिक नाटक है, प्रसाद जी के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में गिना जाता है तथा ध्रुव स्वामिनी नाटक हमें सदैव स्त्री के अधिकारों के प्रति सजग करता रहता है। धन्यवाद।